डे आफ्टर टुमारो 2004 की अमेरिकन डिजास्टर फिल्म है जिसका स्टोरी रोलैंड एमेरिच द्वारा लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज डे आफ्टर टुमारो मूवी के बारे में जानते हैं। मूवी के पहले हम लोग जैक हॉल को देख पाते हैं जो एक अमेरिकन मौसम वैज्ञानिक थे जिसे हम पैलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जैक बेसिकली एनओएए के लिए काम करता था। यह एक गवर्नमेंट ऑफिस था जो मेनली क्लाइमेट को लेकर काम करता था। डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन और क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर यह लोग रिसर्च करते थे। मूवी की शुरुआत में हम लोग जैक को उनके कलीग्स फ्रैंक एंड जेसन के साथ काम करते हुए देख पाते हैं। यह तीनों अंटार्कटिका में आइस के सैंपल ले रहे थे और एक ड्रिल मशीन के साथ आइस के सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं कि आइस सडनली स्प्लिट होने लगता है और उनका जो ड्रिल मशीन था वो बहुत ही गहराई में गिर जाता है जिससे उसको निकालना इम्पॉसिबल था। जेसन गिरने वाला था अंदर में। जैक और फ्रैंक आकर उसको बचा लेता है और जैक को दिखाई देता है कि वह लोग जो सैंपल कलेक्ट किए थे वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनका वह आइस स्प्लिट को ऊपर से जंप करते हुए जाना होगा। मिस्टर जैक अपनी जान की परवाह न करते हुए वो सैंपल को दूसरे साइड से लाता है। इस बीच वह अंदर खाई में गिरने भी वाला होता है पर अपनी हुक के सहारे वो सेव हो जाते हैं और बाकी दो कलीग्स इसी बीच उनको उठा लेते हैं। आइस में हुए यह सडन क्रैक को देखकर वो तीनों ही घबरा जाते हैं। वो तीनों को पता नहीं चलता है यह क्या हो गया अचानक से, पर इसी से मूवी का रियल स्टोरी स्टार्ट होता है और सबको पता चलता है कि यही है आने वाले खतरे का नया संकेत। इसके बाद हम लोग दिल्ली का सीन देख पाते हैं जहां पर यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस हो रहा था और यह कॉन्फ्रेंस था ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। इसी कॉन्फ्रेंस में जैक ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सारे प्रेसिडेंट और मिनिस्टर के सामने बात करता है और वहां पर आए हुए सभी को वार्न करते हैं अगर वह लोग ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अभी से सीरियस नहीं होते हैं तो बहुत जल्दी पूरा दुनिया आइस एज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो दिन 1000 साल के अंदर ही आ जाएगा। पर यहाँ पर आए हुए बाकी लोगों ने यह प्रश्न बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ की टेम्परेचर बढ़ेगी, यहाँ पर आइस एज क्यों आएगा। और इस बात को एक्सप्लेन करते हुए जैक उन लोगों को समझाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलकर समुद्र में चले जाएंगे और इसी वजह से वेदर का हैबिट चेंज हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, बहुत जल्दी ही कई देशों में तूफान, साइक्लोन, ऐसे बड़े बड़े खतरनाक नेचुरल कैलामिटीज आने लगेंगे जो फाइनली पूरे वर्ल्ड को आइस एज में कन्वर्ट कर देगा। यह सब कुछ जानने के बावजूद जैक के यह सब बात को यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देते हैं और वह लोग इस बात को गौर से नहीं सुनते और सीरियसली नहीं लेते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में हम लोग टेरी रैप्सन को भी देख पाते हैं जो एक रिसर्चर था और जो जैक के ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी रिसर्च कर रहे थे और वो बहुत दिनों से ही क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा कर रहे थे। जैक उस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बोलने की कोशिश किया था पर किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। पर मूवी में देखकर पता चल रहा था कि क्लाइमेट ऑलरेडी चेंज होने लगा था क्योंकि दिल्ली में बर्फ गिर रही थी उस समय। इसी घटना के बाद टेरी रैप्सन फिर से वापस अपने रिसर्च सेंटर में पहुंच जाते हैं जो कि था स्कॉटलैंड में। उनके साथ उनके और दो कलीग्स भी थे जिसका नाम था साइमन एंड डेनिस। यह तीनों एक साथ वहां पर काम करते थे। इसके बाद हम लोग मूवी में टोक्यो का एक सीन देख पाते। इस सीन में हम लोग देख पाते हैं कि आसमान से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े बारिश की तरह सबके ऊपर गिर रहे थे। इस बर्फ के गिरने से बहुत इंसान इंजर्ड भी हुए थे। इसके बाद में हम लोग देख पाते हैं कि जैक अपनी वाइफ लूसी से बात कर रहा है अपने बेटे के रिजल्ट को लेकर, क्योंकि जैक के बेटे एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। अपने बेटे के रिजल्ट के बारे में सुनने के बाद भी उसकी वाइफ उसको बोलती है कि इसमें उसके बेटे साएम का कोई गलती नहीं है, गलती जैक का ही है क्योंकि जैक काम की वजह से कभी भी घर टाइम पर नहीं आता था। उसने अपने बेटे को एग्जाम में भी कभी टाइम नहीं दे पाया अपने रिसर्च के वजह से। लूसी जैक को और भी बोलती है कि साएम यूएसए में एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और इस वजह से सैम को पिकअप करके एयरपोर्ट भी छोड़ने की बात बोलती है। और इसके बाद जैक वाइफ को प्रॉमिस करता है कि वह टाइम पर पहुंच जाएगा अपने बेटे को ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट तक। जैक सैम को एयरपोर्ट तक छोड़ देता है और उसके बाद हम लोग एक सीन देख पाते हैं जहां पर आसमान से कुछ साइंटिस्ट सैटेलाइट में बैठकर पृथ्वी के ऊपर से देख रहा था और उन लोगों ने यह नोटिस करता है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत जगह में बर्फ की तूफान दिखाई दे रहा था। वो एस्ट्रोनॉट वो बर्फ के तूफान को देखकर शॉक हो रहे थे। इसके बाद हम लोग साएम को देख पाते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेन में बैठा हुआ था पर मौसम खराब था इसलिए प्लेन में बहुत ही टर्बुलेंस हो रहा था और इस वजह से साएम बहुत डर भी जाता है क्योंकि उसे प्लेन से बहुत डर लगता। इसी सीन में हम लोग साएम के दोनों दोस्त को देख पाते हैं जिसका नाम था ब्रायन एंड लोरा। यह दो फ्रेंड्स भी न्यूयॉर्क में जा रहे थे सैम के साथ वो क्विज कंपटीशन के लिए।
इसके बाद हम लोग टेरी रैप्सन को देख पाते हैं जिसके पास एक रिपोर्ट आता है ओशन को लेकर और उन्हें पता चलता है कि ओशन में 3 अलग अलग जगह में मौसम खराब हो चुके हैं। वहीं दूसरे साइड हम लोग साएम को देख पाते हैं जो उसके दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क में पहुंच चुके थे, पर यहाँ पर पहुंचने के बाद साएम ने बहुत सारा पक्षी को देख पाते हैं जो एक ही दिशा में जा रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग यूएसए की क्विज कंपटीशन के सीन देख पाते हैं जहाँ पर साएम और उसके दोस्त फर्स्ट राउंड में अच्छा स्कोर करते हुए देखा जाता है। फर्स्ट राउंड के बाद इन सभी स्टूडेंट को एक पार्टी ब्रेक मिलता है। यहाँ पर हम लोग और एक स्टूडेंट को देख पाते हैं जो इसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। वह लड़का स्पेशली लॉरा के साथ बात कर रहा था क्योंकि वह लॉरा को पसंद कर रहा था, लेकिन सैम पहले से ही लॉरा को पसंद करता था तो उसे यह बात ज्यादा पसंद नहीं आता है। वो अंदर ही अंदर जेलस फील कर रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैक के पास एक कॉल आता है और वो कॉल था साइंटिस्ट टेरी रैप्सन का। मिस्टर टेरी रैप्सन उसे यह बोलते हैं कि दिल्ली में जैक ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो प्रेजेंटेशन दिया था वह एकदम सही गेस था, और टेरी जैक को यह भी बोलते हैं कि सिर्फ तुम्हारा एक ही गलती था। 1000 साल के अंदर वर्ल्ड आइस एज में कन्वर्ट हो जाएगा वो थोड़ा गलत था क्योंकि वर्ल्ड आइस एज में कन्वर्ट बहुत ही जल्दी होने वाला था। इसी बात को सुनने के बाद जैक बहुत ही घबरा जाता है और शॉक में आ जाता है क्योंकि वर्ल्ड जल्दी आइस एज में कन्वर्ट हो जाएगा और उन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि सबको सेव कर सके। इसी बीच में उन्हें जल्दी सबको अलर्ट करना होगा और कुछ डिसीजन लेना होगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं सारे लोग। जैक उसके सीनियर टॉम से मौसम की जानकारी देने वाली एक मॉडल के लिए अप्रूवल मांगता है, पर टॉम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसके बाद टॉम को लॉस एंजेलिस में आए टोर्नेडो की सूचना मिलती है। यह टोर्नेडो इतना बड़ा था जो लॉस एंजेलिस को पूरा तहस नहस कर देता है। सिर्फ यही नहीं, इस टोर्नेडो में लॉस एंजेलिस की 75% पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। यह बात यूएसए के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कान में भी पहुंच चुकी थी। इसके बाद प्रेसिडेंट सारे फ्लाइट्स को बंद करने का परमिशन दे देते हैं। यह घटना के बाद जैक का सीनियर टॉम उसे 48 घंटा देता है मौसम की जानकारी लेने वाला मॉडल को बनाने के लिए। उसके हाथ में बहुत कम टाइम था, इसी बीच उनके सारा डिसीजन लेना था। इस काम में जैक को जो हेल्प कर रही थी वो थी जैनेट टोगडा जो कि एक एटमॉस्फेयर स्पेशलिस्ट थी। जैक 24 घंटे के लिए लगातार काम करता है और पता चलता है कि 6 से 8 सप्ताह के भीतर वेदर पूरी तरह से बदल जाएगा। किसी को नहीं पता कि क्या खराब हालात होंगे, लेकिन एक बात यह कंफर्म था कि यदि वे समय पर ठीक से काम नहीं करते हैं तो इतने सारे लोग या तो फ्रीज हो जाएंगे या एक टोर्नेडो या सुनामी में मर जाएंगे, क्योंकि हवा और समुद्री लहरों की नेचर सब कुछ बदल रही थी। मौसम की इस बुरी कंडीशन को जानने के बाद जैक सैम को कॉल करता है और उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है, लेकिन उनका कहना है कि वो केवल न्यूयॉर्क में ही रहेंगे बिकॉज फ्लाइट्स नहीं चल रही है और वो अपना ध्यान रख सकता है। जैक फिर वाइस प्रेसिडेंट से बात करता है और अपने फाइंडिंग्स दिखाता है, लेकिन वह उसकी रिपोर्ट और मामलों को अनदेखा करता है और उसे सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन वह उसे और अन्य लोगों को मेजर क्लाइमेट चेंज के बारे में चेतावनी देता है और उन्हें यकीन था कि यह वेदर चेंज लंबे समय तक रहेगा बिकॉज तापमान कई जगहों पर भारी मात्रा में गिर रहा था और इसकी कॉन्फर्मेशन वैज्ञानिक टेरी रैप्सन और उनके कलीग्स ने बहुत पहले की थी। वही दूसरे तरफ उत्तर का तापमान इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि हेलीकॉप्टर का इंजन जम जाता है और हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते जमकर क्रैश हो जाते हैं। न्यूयॉर्क में भारी बारिश और तूफान के चलते साएम और उसके दोस्त वही फंस जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड सभी को एक लाइब्रेरी में जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ जैक टेरी रैप्सन को बोलता है कि तूफान उन लोगों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो जल्दी उन लोगों को वहां से निकलना चाहिए, पर टेरी रैप्सन जैक को अलविदा कहते हुए यह बताता है कि उन लोगों के हाथ में और कुछ नहीं बचा है क्योंकि और कुछ नहीं किया जा सकता, टाइम बहुत ही निकल चुका है। तभी उन दोनों आखिरी अलविदा कहते हैं। इसके बाद सैम का बात होता है उनके पापा से। सैम बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि हर जगह पर पानी पानी भर गया था, पर जैक उसे अश्योर करते हुए बोलता है कि वो नेशनल लाइब्रेरी से कहीं पर भी ना जाए, किसी भी तरह अपने आप को गर्म रखने के लिए बोलता है और बार बार यह वार्न करता है ताकि सैम और उसके दोस्त वो नेशनल लाइब्रेरी से कहीं ना जाए। और जैक अपने बेटे से यह प्रॉमिस करता है कि जल्दी ही वहाँ पर उन लोगों को लेने के लिए आएगा और यह प्रॉमिस वो किसी भी तरह निभाएगा। बेटे से बात होने के बाद ही जैक तैयारी करने लग जाता है अपने बेटे को वहाँ से लेने के लिए। तभी जैक का बात होता है उनको सीनियर टॉम से, जो उसको प्रेशराइज करता है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। जैक उनके सीनियर का बात सुनता है और वैसा ही करता है और मिस्टर प्रेसिडेंट को अपनी जानकारी बताता है और उन लोगों की बातों से यह डिसाइड होता है कि नॉर्थ साइड के जो भी जितने भी लोग हैं सभी को दक्षिण मेक्सिको में लेकर आना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट यह बात सुनने के बाद बोलता है कि दूसरे कंट्री के लोग कभी भी किसी और कंट्री के लोगों को आने के लिए परमिशन नहीं देगा।
होगा। जैक उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि यह बात सोचने का भी टाइम नहीं है और ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है और अभी कुछ किया नहीं जा सकता, सिर्फ माइग्रेशन एक आखिरी ऑप्शन है जो करना होगा अभी। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ बात करने के बाद जैक सैम को लेने के लिए निकल ही जाता है उस खराब वेदर में और उसके साथ उसके 2 कलीग्स था। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में चारों ओर बर्फ से भर गया था। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर नोटिस किए कि बहुत सारा लोग दक्षिण की तरफ चल के जा रहे हैं। तभी वह लोग डिसाइड करते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी में ना रह के वह लोग चलना शुरू करेंगे। यह चीज को देखने के बाद सैम सभी को अश्योरेंस देता है कि उनके पापा NOAA में काम करता है और उसने सभी को अंदर रहने के लिए बोला है क्योंकि सैम के पापा का मानना था वेदर और भी खराब हो जाएगा और वो सब जम के मर जाएंगे, तो इस सिचुएशन में बाहर जाना एकदम खराब डिसीजन होगा। नेशनल लाइब्रेरी में जो सारे आदमी लोग थे वो उसकी बात ना सुनकर निकल जाता है। इससे सैम को बहुत खराब लगता है क्योंकि उसको पता था कि यह सारे लोग मारे जाएंगे, पर वो कुछ नहीं कर सकता। सारे कोई वहाँ से निकल जाता है सिर्फ कुछ को छोड़कर, और वो कुछ लोग सैम के फ्रेंड्स थे। और क्योंकि सैम के फ्रेंड्स सैम पे विश्वास करते थे कि उनके पापा जरूर सबको लेने के लिए आएंगे। वहीं दूसरी तरफ लूसी जो जैक की वाइफ थी मेक्सिको के लिए रवाना हो गई थी। प्रशासन के परमिशन से पूरा कंट्री खाली हो रहा था और सारे कोई मेक्सिको की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर इतना ठंडा नहीं था और वहाँ पर स्नोफॉल होने का चांस भी नहीं था। वहीं दूसरी साइड जैक और उसके साथियों मिलकर एक साथ न्यूयॉर्क की तरफ जा ही रहे थे कि उन लोगों का गाड़ी खराब हो जाता है और वह लोग चल के जाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैम और उनके दोस्त लोग लाइब्रेरी का सारा किताब जलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर हम लोग जैक को देख पाते हैं जो चलकर न्यूयॉर्क की तरफ जा ही रहा था कि उन लोगों का एक एक्सीडेंट हो जाता है और जैक का एक साथी जिसका नाम फ्रैंक था वो मारे जाते हैं। जैक को इस बात से बहुत ही खराब लगता है, पर उन लोगों के हाथ में और कुछ नहीं था, इसलिए साइमन और जैक फिर से चलना शुरू करते हैं और वॉकिंग कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद सैम लॉरा को अपने प्यार का इजहार करता है, पर कुछ देर बाद लॉरा का तबीयत बहुत ही खराब हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है जो बिना मेडिसिन ठीक नहीं हो पाता। लॉरा के पैर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका था और अगर अर्जेंटली कोई मेडिसिन नहीं मिलता तो लॉरा मर भी सकती थी। तभी सैम, जेडी और ब्रायन तीनों मिलकर नेशनल लाइब्रेरी से बाहर जाते हैं। बाहर एक शिप खड़ा हुआ था जो समुद्र से बांध के साथ शहर के अंदर आ गया था। वह लोग शिप के अंदर जाते हैं और एंटीसेप्टिक मेडिसिन को ढूंढने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर शिप के अंदर कुछ भेड़ियों आ जाते हैं। यह भेड़ियों पिंजरे के अंदर था, पर मौसम खराब होने पर यह भेड़ियों वो पिंजरा काट के वहाँ से निकल गया था और अभी यह लोग शिप के अंदर घूम रहे थे। यह सारे भेड़ियों ने मिलकर जेडी के ऊपर हमला कर देते हैं जिससे जेडी घायल हो जाता है, पर सैम बहुत चालाकी से जेडी और ब्रायन दोनों दोस्तों को वहाँ से निकल के ले आता है और उसके साथ वो मेडिसिन भी लाने में कामयाब होते हैं और लॉरा को एंटीसेप्टिक मेडिसिन देते हैं जिससे वह एकदम ठीक हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं न्यूयॉर्क के ऊपर से भी बर्फ का ऐसा तूफान शुरू हुआ था कि वहाँ का सारा बिल्डिंग भी जमने शुरू हो गया था। तभी दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि जैक और जेसन चल के न्यूयॉर्क की तरफ आ ही रहा था, पर यह बर्फ की तूफान की वजह से टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि जैक को लगता है कि वह लोग मारे जाएंगे। तभी जेसन ठंड की वजह से बेहोश भी हो जाता है और जैक कुछ देर के लिए जेसन को लेकर एक जगह में ले आता है। अगर वह यह नहीं करता तो वह दोनों ही ठंड में मारे जाते। तभी हम लोग सैटेलाइट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर देख पाते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स ऊपर से पृथ्वी को देख रहा था और उन लोगों को पता चला कि तूफान धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर से कम होने लगा था। उसके बाद जैक वहाँ से निकल जाता है और फिर से चलना शुरू कर देते हैं और शाम का टाइम था इसलिए चारों तरफ अंधेरा होने लगा था, इसलिए वह दोनों रात को वहीं पर ही टेंट में रह जाते हैं। और अगले दिन सुबह होता है तब जैक और जेसन देखते हैं कि फिर से वेदर ठीक हुआ है। बारिश तूफान किसी का भी कोई भी निशान नहीं था। स्काई एकदम क्लियर था, मौसम एकदम साफ हो गया था और धूप भी निकला था। तभी जैक और जेसन बिना देरी किए नेशनल लाइब्रेरी की तरफ दौड़ने लगता है। बहुत कोशिश के बाद नेशनल लाइब्रेरी उन दोनों को मिल जाता है क्योंकि चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ था तो लाइब्रेरी मिलना मुश्किल था, पर लाइब्रेरी मिलते ही वह दोनों दौड़ के जाते हैं। अंदर बहुत ढूंढने के बाद एक रूम उन लोगों को मिलता है जहाँ पर जैक को दिखाई देता है कि उसके बेटे सैम और कुछ दोस्तों ने मिलकर रूम में सोए हुए थे और उनके सामने फायर जल रही थी। रूम को गर्म रखने के लिए एकदम जैसे जैक उनके बेटे को फोन में इंस्ट्रक्शन दिया था वैसे ही सैम ने फॉलो किया था। अपने बेटे देखने के बाद जैक के आंखों में आंसू आ जाता है। फिर सैम का भी नींद खुलता है और आंख खुलने के बाद वो उसके पापा को देखते हैं और वो भी रोने लगता है और उसको बोलता है कि आपने अपना प्रॉमिस रखा है, आपने बोला था कि मुझे लेने के लिए आप जरूर आओगे और आपने अपना वादा निभाया है। यह बताने के बाद सैम अपने पापा
पापा को हक कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक उसके सीनियर टॉम को अपने बेटे के मिलने की खबर देता है और टॉम वाइस प्रेसिडेंट को यह गुड न्यूज देता है। तभी वाइस प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर भेजते हैं जैक और सारे लोगों को वहां से बचाने के लिए। सैम और उसके दोस्तों जब हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तब दूसरी बिल्डिंग के ऊपर भी बहुत सारे लोग को देख पाते हैं, जिससे पता चलता है कि सैम और उसके दोस्तों के अलावा भी बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क थे जिसमें सारे बिल्डिंग में सर्वाइव किए थे और यहीं पर ही मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। और दूसरे साइड वाइस प्रेसिडेंट जो पहले से जैक की बात नहीं सुने थे उसको भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और प्रेसिडेंट की डेथ होने की वजह से वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे और उनका यह भी समझ आता है कि टाइम से अगर वो जैक का बात सुने होते तो बहुत सारा लोग सेव हो सकते थे। लॉस एंजलिस और कई स्टेट के लोग मारे गए थे पर वो सब बांट सकते थे अगर वाइस प्रेसिडेंट टाइम पर जैक का बात सुने होते। तो फाइनली तूफान थम जाता है और वेदर फिर से क्लियर होने लगता है और आइस एज पृथ्वी के ऊपर से चला जाता है। फिर से सारे लोग खुशी खुशी अपना जीवन शुरू कर देते हैं। तो यह स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ऐसा ही मूवी के बारे में आपको फिर से जानना है तो मेरी यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ऐसे अच्छे मूवी के बारे में जानने के लिए।